जो भी नेपाल में अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं उसे बोला क्या जाए? जो जेन जी करके है, ये इनका आक्रोश बोल सकते हैं। जो एक करप्शन की बात की जा रही है, इसके क्या हमें ट्रेसेस मिलते हैं? कौन कौन से नेता थे जो करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं? नेपाल में सारे सीनियर लीडर्स हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन करप्शन चार्जेस। इकोनॉमी की क्या हालत है इस वक्त नेपाल की? इट इज़ नॉट गुड एट ऑल एंड इट्स वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रोटेस्ट की एक बड़ी वजह बनी है। About 5 lakh Nepalese are leaving country annually. क्या वहाँ का मीडिया जनता की चीज़ों को नहीं दिखा रहा था? ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जेनजी ने मीडिया को अटैक किया नेपाल में, बट कोई भी हो सकता है। तो क्या आपको भी ऐसा डीप स्टेट वाली थ्योरी कुछ लग रही है क्या? ये जो जेन जी का प्रोटेस्ट है ये बहुत ऑर्गेनिक है। अब उन्होंने खुद ही अपने स्टेटमेंट में बोला है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि नेपाल में आर्मी रूल लगे, मिलिट्री शासन करे? नेपाल आर्मी का ये कोई हिस्ट्री ही नहीं है कि वो आके आगे स्टेट कंट्रोल के रोल में आए। श्रीलंका में हम देखते हैं, हम बांग्लादेश में देखते हैं, अब नेपाल की बारी है। ये साउथ एशिया में अचानक से ही क्या हो क्या रहा है? Obviously, since last few years, there have been very distinct trends in South Asia. मुझे political leadership का failure बहुत बड़ा factor लगता है। इंडिया पर क्या असर हो सकता है? इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा security repercussion हो सकता है। हेलो एंड वेलकम। जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त जो भी हिंसा हो रही है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पर सरकार जो है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच में बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं और उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया आखिर क्यों हुआ। जो कि पहले कॉल दिया गया था कि आप अपनी ड्रेस पहन करके आइए स्कूल की, और उस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन आखिर में हमारे सामने जो तस्वीरें आईं उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल कि क्या एक देश जो भारत का पड़ोसी देश है वो इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया कि वहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। ये गुस्सा कितने दिन का पनप रहा था। जो करप्शन की बात की जा रही है उसकी क्या रियलिटी है, और आगे अब इसका फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आगे कहाँ जाएगी, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्चर और नेपाली जर्नलिस्ट आकांक्षा शाह जी। आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि अभी जो कहा जा रहा है कि क्या इसे बोला जाए, ये क्राइसिस है, अनरेस्ट है, रिवॉल्यूशन है, जो भी नेपाल में अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं उसे बोला क्या जाए? इसको आप प्रोटेस्ट तो बोल ही सकते हैं, और ये न्यू जनरेशन जो जेन जी करके है, ये इनका आक्रोश बोल सकते हैं जी। एंड इट इज़ एजिटेशन अगेंस्ट people who were trying to not connect with the public or not understand their grievances. ये जो इतनी साल से नेपाल में एक there was this kind of frustration कि मिसगवर्नेंस है, करप्शन है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के लेके कि डेवलपमेंट सेक्टर में आगे नहीं बढ़ रहे, ये सब चीज़ों का एक फ्रस्ट्रेशन था। तो जेनजी का मूवमेंट, ये जो अभी आया, जो बैन की बात हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हुए, तो दैट वाज जस्ट अ ट्रिगर। ये एक बॉइलिंग पॉइंट पे ऑलरेडी था। सो यू कैन कॉल दिस अ पॉपुलर प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बताइए आप कि जो नेपाल है वहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे 2 बार जन आंदोलन पहले भी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि सरकार 2008 के बाद से कितने सारे प्रधानमंत्री लगातार बदले, कोई भी टेन्योर अपना कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा आप समझा देंगी तो आसानी होगी कि क्या है नेपाल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जी जी जी। तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको पता है कि नेपाल में 10 साल एक गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर। तो ये माओइस्ट गोरिल्ला वॉर था। ओके। तो वो
जो एजेंडा लेके आगे आए उसमें एक न्यू नेपाल सोचा गया। न्यू नेपाल में नए एजेंडे थे। तो जब ये माओइस्ट मेन स्ट्रीम में आए थ्रू हेल्प फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो इनका ये था कि एक न्यू नेपाल बने जो फेडरल हो, रिपब्लिक हो, वो राजा का कोई रोल नहीं रहे और एक इंक्लूसिव हो। सो ये एक न्यू नेपाल का एजेंडा लेके आगे आए थे। ये किस वक्त की बात रही? ये 2006। Okay. So 2000, end of 2005, they came to the mainstream. 2006, the Comprehensive Peace Agreement was signed. So Nepal entered into the peace process phase. You know, from the guerrilla warfare to a peace process phase, and that was, and India played a very big role in that. तो इसको लेके ये आगे बढ़े। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन उसके बाद हुआ, उसमें माओइस्ट को बहुत सारा वोट भी मिला। आई थिंक पीपल वांटेड टू सी अ चेंज। तो ये जन आंदोलन 2 की बात है। उससे पहले भी 1990 में जन आंदोलन 1 हुआ था, जो जब किंग बीरेंद्र वाज रूलिंग। तो उस टाइम भी के किंग से उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंसेशन लिया था और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़ी थी। बट नेपाल हैड कम टू अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देन जन आंदोलन 2 हुआ, जहाँ पे राजा को हटाया गया और एक कम्प्लीटली न्यू सिस्टम लाया गया 2006 में। 2008 में was formally end of monarchy and beginning of a democratic secular republic Nepal। पहले तो आपको पता है नेपाल हिंदू राष्ट्र था। तो इस एजेंडा पे आगे बढ़े तो नेपाल में मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेपाली कांग्रेस, CPN UML एंड माओइस्ट। तो हुआ ये कि ये जो नए एजेंडा लेके जो माओइस्ट आगे बढ़ी थी, ये एजेंडा इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ। ये दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द करप्ट सिस्टम, जहाँ पे ये बस जो सीनियर लीडर्स थे वो आपस में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करके, सो देन दे केप्ट कमिंग बैक टू पावर एंड इट वाज द सेम फेस अगेन एंड अगेन। शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट बट सेम फेस। तो उनके बीच में जो भी गठबंधन की अंडरस्टैंडिंग होती थी उसी हिसाब से सरकार बनने लगी। तो एट पीपल्स लेवल तो उनको तो ये था ही कि ये दे आर नॉट देयर फॉर टू एड्रेस द रियल ग्रीवेंस, रियल प्रॉब्लम्स, यू नो। जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है नेपाल की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब को लेके, एंड डेवलपमेंट एजेंडा इज़ वेरी बिग वन, एंड करप्शन जो वो बोलते आ रहे हैं, और जेन जी का भी अभी करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब लेके एक डिस्कंटेनमेंट था। तो अभी एक पॉइंट पे ये हुआ कि ये जो सोशल मीडिया की बैन को लेके वो ट्रिगर हो गया, एंड देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ यंग पीपल इन द स्ट्रीट। जो करप्शन के चार्जेस लगातार लग रहे हैं, मतलब जो इस प्रदर्शन के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, वो एक तो ये आ रही हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, नेपोटिज्म को लेकर के हैशटैग्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, नेपो किड्स को लेकर के, कि एक वर्ग था जो कि मलाई खा रहा था, जो कि बहुत अच्छे से रह रहा था, और दूसरी तरफ 5000 यूथ पर डे नेपाल छोड़ करके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो एक करप्शन की बात की जा रही है, इसके क्या हमें ट्रेसेस मिलते हैं? कौन कौन से नेता थे जो करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं? मतलब इसकी क्या रियलिटी क्या है? ये बहुत सैड रियलिटी है नेपाल के केस में। शायद साउथ एशिया के और भी देशों में करप्शन का इशू बहुत आया है, बट नेपाल में सारे सीनियर लीडर्स हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन करप्शन चार्जेस। सारे आई मीन एटलीस्ट द टॉप लीडरशिप। आप देख लीजिए, भूटनीज रेफ्यूजीज कैंप में टॉप लीडरशिप का नाम आया था। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये फेवरेटिज्म और करप्शन का इशू आया है। गिरिबंधु स्टेट विच वाज यू नो ओली, मिस्टर ओली वाज डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड। तो ये सब तो नेपाल में बहुत ही यू नो टाइम से हो रहा है, और ये करप्शन को लेके पर्टिकुलरली यंग जनरेशन में है। और इससे भी रिलेटेड एक बात आपको आई वांट टू शेयर कि ये जो अभी ये नेपो
किड वाला जो कॉन्सेप्ट वो बोल रहे हैं कि जो पावरफुल पोजीशन में जो लोग हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स या इनके चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो जिस हिसाब से लग्जरी की तरफ झुके हुए हैं और एक फ्लॉन्ट उसको कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये in a country like Nepal, you know, it I think has not gone down well with people. So you know what I'm trying to tell you is there's also वो disconnect तो था ही with top leadership और non performance को लेके हो रहा था कि देश की इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम करप्शन इतना पीक लेवल पे था एंड इट वाज ओपनली बीइंग शोन टू द पब्लिक, यू नो. और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स यू नो रिपीटेडली वो सोशल मीडिया में आ रही थी, तो ये इट वाज आई थिंक इट वाज अ ट्रिगर. इकोनॉमी की क्या हालत है इस वक्त नेपाल की? It is not good at all. And it's one of the poorest country in South Asia, you know this. But in terms of reaching certain goals, उसमें थोड़ा improvement हुआ है, like literacy rate and maternity rate, उसमें थोड़ा progress हुआ है. But in terms of corruption index, we have really you know gone down to worse levels. तो ये सिचुएशन है. और कोविड के बाद वो जो रिकवरी है ना, वो फुल रिकवरी नहीं हुआ है. नेपाल इज यू नो लैंडलॉक्ड कंट्री एंड वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर आवर ट्रेड, एंड डे टू डे वो तो पूरा ही इंडिया के ऊपर है एक रिलायंस. तो ये सब चीज़ है. बट ऑन आवर ओन you know our economy is not doing well, और कोविड के बाद रिवाइव भी नहीं हो रही थी. अभी मैं 15-20 दिन पहले धराली गया, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स जो आए थे उसको कवर करने गया था. वहाँ पर मैं काफ़ी नेपाली लोगों से मुलाकात हुई. वहाँ लोग इसलिए आए हुए थे क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स नेपाल से आकर के यहाँ उत्तरकाशी में काम कर रहे थे और फिर उसके बाद वो मिसिंग थे, मिल नहीं रहे थे. तो वो फैमिली वाले रो रहे थे आकर के कि यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको निकलवा दीजिए किसी तरह से. तो जब उनसे मैंने बात की तो वहाँ से लोग आकर के कोई यहाँ पर माल ढुलाई का काम कर रहा है, कोई आकर के किसी होटल में काम कर रहा है. इस तरीके के रोज़गार करने के लिए वो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं और फिर आकर के इंडिया में काम कर रहे हैं. फिर मैं आंकड़े देखता हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5,000 यूथ पर डे नेपाल छोड़ करके कहीं जा रहा है. नेपाल की एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का है जो बाहर से पैसा आता है उस पे चल रहा है. लोग कमा करके जो आ रहे हैं वो भिजवा रहे हैं. क्या अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रोटेस्ट की एक बड़ी वजह बनी है? क्या रोज़गार ना मिलना युवाओं को, वो एग्रेशन इतना पनपता रहा कि फिर जा करके वो जेनजी प्रोटेस्ट के रूप में हमारे सामने आया? ऑफ कोर्स ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू. अब इंडिया को में तो हमें ये भी नहीं पता कि कितने नेपलीज आर वर्किंग इन इंडिया, ये तो हमारे पास आंकड़े ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता. बट आउटसाइड इंडिया को छोड़ के अगर आप देखें कि फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशली as you know laborers, you know, बहुत सारे Nepalese are going abroad. आप 5,000 per day बोल रहे हैं. This is absolutely right figure. The numbers are really high. About 5 lakh Nepalese are leaving country annually, you know. ये आ रहा है last 22-23 के figures ये दिखा रहे हैं, because वहाँ पे opportunities कम हो रहे हैं और unemployment is massive. और यंग जनरेशन को तो इसका तो होगा ही कि एक इन्वायरमेंट नहीं बन रही है जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते शायद, यू नो, बट दे आर फोर्स्ड बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इनसाइड द कंट्री. तो ये तो आक्रोश का एक बहुत बड़ा कारण है जी. एक गुस्सा हमने देखा कि रिजीम के खिलाफ था, और दूसरा गुस्सा हमें नज़र आया कि हमने कांतिपुर जो टेलीविज़न का मीडिया हाउस था उसमें हमने देखा कि आग लगा दी गई, और वहाँ से कई सारे रेडियो ऑपरेट होता था और तमाम चीज़ें ऑपरेट होती थी. मीडिया को लेकर के लोगों के मन में क्यों गुस्सा वहाँ पर बढ़ा? क्या वहाँ का मीडिया जनता की चीज़ों को नहीं दिखा रहा था, या फिर एक फ्रैक्शन डिवाइड था? बिकॉज आपको वहाँ के मीडिया की समझ होगी, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए. अब
पर्टिकुलरली कांतीपुर मीडिया को टारगेट किया गया है. You know, as a journalist, I don't think that media houses should be targeted like this. You know, this is very, very sad. This is extremely sad. But कुछ faction को लगा होगा या certain people in the mob, हमें नहीं पता कौन है. ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जेनजी ने मीडिया को अटैक किया नेपाल में. बट कोई भी हो सकता है. People who are not happy with their style of reporting, their style of coming forth. तो कोई किसी फैक्शन को लगा होगा कि वो करेक्ट नरेटिव नहीं दे रहे, या तो पीपल्स वॉइस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या तो बायस्ड है टुवर्ड्स सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडाज और सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज. ये हो सकता है. बट overall media in Nepal is very progressive, you know, and freedom of speech in Nepal, especially after 1990, has been very well protected. We have a huge, massive presence of media there, and sometimes much more progressive than here, you know. अच्छा. तो एक ओपननेस और प्रोग्रेसिवनेस तो मीडिया में नेपाल में है ही. और साउथ एशिया में भी आई थिंक यू नो कंपेयर किया जाए तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नेपाल में. तो जैसे जब ये केसेस, करप्शन के केसेस आ रहे थे, या ये फिर सब जब मीडिया ने ही उठाया, मीडिया ने रिपोर्ट किया है. यस यस, कंप्लीटली. इट इज ऑल कांतीपुर itself has reported so many corruption cases, done breaking stories on corruption. So that is why I'm saying ये जो जिस किस्म के हालात हैं नेपाल में, अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि किसने टारगेट किया और क्यों किया. बट मे बी आई एम ओनली यू नो थिंकिंग लाउड कि ऐसा शायद हो कि किसी फैक्शन को लगा कि वो एजेंडा आगे, वो उनकी एजेंडा वो आगे नहीं लेके आ रहे. एक सेक्शन का हम देख रहे हैं, जब इसकी चर्चा हो रही है तो एक सेक्शन ये भी आशंका जता रहा है कि एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत हम देख रहे हैं ये जो आंदोलन है, दिस प्रोटेस्ट इज़ नॉट समथिंग जो अपने आप हो गया. ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं कहा जा रहा है. ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई डीप स्टेट एक्टिव हो, या हम एक पैटर्न भी देखते हैं साउथ एशिया में कि जैसे हमने बांग्लादेश में देखा कि किस तरह से तख्ता पलट करके, सरकार हटा करके यूनुस खान को ला करके वहाँ पर चार्ज दे दिया गया. क्या आपको भी ऐसा कुछ समझ आता है कि ये इसमें कोई डीप स्टेट एक्टिव है जिसने आकर के यहाँ पर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा? अभी जैसा हम सुन रहे हैं कि पहली चीफ जस्टिस जो हैं सुशीला कार्की, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और भी कुछ तमाम नाम चल रहे हैं उसमें. तो क्या आपको भी ऐसा डीप स्टेट वाली थ्योरी कुछ लग रही है क्या? ये जो जेन जी का प्रोटेस्ट है ये बहुत ऑर्गेनिक है. ओके, जेन जी का बोल रही हूँ मैं, यू नो. अब उन्होंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है. जेन जी हैज़ पुट अप अ स्टेटमेंट, इट इज़ इन नेपाली. दे हैव सेड दैट हमारा जो एक पीसफुल आंदोलन था उसमें कुछ अनवांटेड इन्फिल्ट्रेशन हुआ है. अब ये इन्फिल्ट्रेटर्स कौन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एट दिस स्टेज. बट इशारा किस तरफ हो सकता है? ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ हो सकता है. माओइस्ट इज़ एन ऑपोजिशन. स्वतंत्र पार्टी है उसके तरफ भी हो सकता है. बाकी और भी एलिमेंट्स है. देयर इज़ प्रो मोनार्की फोर्स ऑल्सो इन नेपाल. मतलब ये तो हो सकता है. बट उसमें ये जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो ढूंढ रहे हैं वो भी हो सकता है. बट अनलाइक इन बांग्लादेश, यू नो, बांग्लादेश में एक डीप स्टेट का हाथ तब सामने आया था जब यूनिस आए थे फोर फ्रंट में, और उनको एक प्रो वेस्ट इमेज दिया गया है, उनका जो इमेज है उसकी वजह से. बट एट दिस स्टेज, यू नो, इतना ज़्यादा हम वी आर अंडर सो मच ऑफ एगनी एंड पेन, यू नो. To think of a deep state narrative is like giving excuse to the entire protest. So I think it's too early to go into this deep state theory.
हमें थोड़ा रुक के इसको सोच के देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। इंटरेस्ट तो सबका हो सकता है, यू नो, नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए आ रहा है कि इंटरेस्ट तो हम हो सकता है। वो तस्वीरें देख रहे हैं जो शी जिनपिंग के साथ आई हुई हैं, और हम ये देख रहे हैं कि चाइना के साथ जैसे ही हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या कोई नेता जाकर के मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद से उन कंट्रीज़ में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर सत्ता के खिलाफ एक तरीके का गुस्सा पनपा है लोगों के अंदर, और वो बाहर आया है। तो वहाँ से ये थ्योरी निकल रही है, इसलिए मुझे आप अगर चाइना की तरफ इशारा कर रहे हैं तो चाइना तो नेपाल में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बहुत काफ़ी टाइम से है। ये जो उन्होंने लेफ्ट यूनिफिकेशन, ये चाइनीज़ इनिशिएटेड ही था। बिल्कुल। एक टाइम आपको याद होगा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना था, उसमें CPN UML जो मिस्टर ओली का है और प्रचंड का माओइस्ट पार्टी, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर यूनिफिकेशन फॉर कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें हमें तो पता ही है कि एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग रोल चाइना ने निभाया ही था। सो चाइना इज़ देयर ऑलरेडी। बट ये जो मंडे का इंसिडेंट है, इसमें बाहर फॉरेन पावर्स आर इन्वॉल्व, और डीप स्टेट थियरी, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, आई मीन से राइट नाउ, यू नो। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि कोई ऐसी पार्टीज़ हैं, क्या ये जो अभी लोगों का गुस्सा है अक्रॉस पार्टीज़ है, कि हर नेता जो रहा है, जो भी प्रधानमंत्री हैं, उन सब पे गुस्सा निकल रहा है, या कोई ऐसी पार्टीज़ हैं जिन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर उनको इस से दूर रखा जा रहा है, या फिर सारे नेताओं पर गुस्सा निकल रहा है कि करप्शन तो सब नहीं किया? मेनली ये जो टॉप लीडरशिप है, शेर बहादुर देउबा, KP शर्मा ओली एंड प्रचंड, मेन आक्रोश उनके तरफ ही है, बिकॉज ये सत्ता में सबसे ज़्यादा टाइम पे रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा पीछे भी देखिए कि लास्ट इलेक्शन जो हुआ नेपाल में, उसमें ना बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए हैं, न्यू पार्टीज़ भी बन के आई है। जो फर्स्ट टाइम पार्टीज़ है वो 4th लार्जेस्ट पार्टी तक हो गई थी, है ना, है अभी, ऑब्वियसली वी स्टिल हैव द पार्लियामेंट। सो ये एक चेंज सिनेरियो आया बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव, कि ये इतने करप्शन से एसोसिएटेड हो गए। बट अब जो नए पार्टी है उनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला है कि वो प्रूव कर पाए कि वो दे आर गोइंग टू, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स आर दे गोइंग टू बी। बट इंडिपेंडेंट फेसेस हैं जो बहुत पॉपुलर है नेपाल में, लाइक काठमांडू मेयर बालेन शाह इज़ वेरी पॉपुलर अमंग यंग पीपल, क्योंकि एज अ मेयर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। बट टू से दैट कि एक यंग पर्सन और जो जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनकी लीडरशिप में अब आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। पॉसिबिलिटी इन नेपाल इज एनीथिंग, बिकॉज इट्स टोटल कोलैप्स ऑफ स्टेट ऑर्गन, टोटल कोलैप्स। एक वो नेपाली मीडिया इज कॉलिंग इट द शून्य समय, द साइलेंट पीरियड। बिकॉज आज का ये है थोड़ा, आई थिंक अपडेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रिंग इट इन टू परस्पेक्टिव। तो as of today, Nepal Army is on the street. जी. Army is completely on the street. They have said कि we will take relative control of law and order situation. Okay, और कल का तो आपको पूरा ही पता है कि कैसे घर घर में जाके अटैक हुआ है लीडरशिप के ऊपर, और business community has also been targeted. Some Marwari families have been targeted. Media तो आपको पता ही है, कांतिपुर was targeted. A lot of loot and arson happened. अभी ये आ रहा है, मैंने अभी before podcast मैंने पूछा था कि almost about 10 to 12,000 prisoners are out because of jail breaks from all over Nepal. काठमांडू में तो कई सारी जेल से लोग फरार हैं। yes. Now this is a very big law and order problem, और ये तो बिल्कुल ही अलग ही डिस्कशन है कि अब आर्मी इसको कैसे हैंडल करेगी ये चैलेंज को, बिकॉज अभी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें 2 ही है, आर्मी चीफ है और राष्ट्रपति है।
और कल तो राष्ट्रपति का इस्तीफा का भी बात आया था, बट आई थिंक इट वाज गुड कि वो थोड़ा रिस्ट्रेन हो गए शाम तक, क्योंकि आगे का तो फिर यू हैव टू लुक एट ऑप्शंस ना अहेड। क्या हमने जैसे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखा है, मिलिट्री रूल लगा वहाँ पर कई बार, क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि नेपाल में आर्मी रूल लगे, मिलिट्री शासन करे? और दूसरी चीज़ कि वहाँ की जनता में मिलिट्री को लेकर के किस तरीके की भावनाएं हैं, वो क्या उनसे कनेक्ट महसूस करते हैं या फिर क्या है, ट्रस्ट कितना है आर्मी का? कल से अगर आप देखें नेपाल में कल का एक दिन में क्या हुआ, उसके बाद आर्मी ने जब शाम को 10 बजे के करीब उन्होंने ये बोला कि हम आगे आएंगे अब कंट्रोल करने के लिए, देयर वाज रिलेटिव एक्सेप्टेंस। बट नेपाल आर्मी का ये कोई हिस्ट्री ही नहीं है कि वो आके आगे स्टेट कंट्रोल के रोल में आए। पहले भी आंदोलन हुई है, तो पहले भी आर्मी का बहुत मैच्योर रोल रहा है नेपाल में, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं हुआ। सो नेपाल आर्मी हैज़ बीन मोर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन दैट वे। एंड जेनजी ने कभी ये, या यू से द यूथ ऑफ नेपाल, वो रिलेटिवली मुझे लगता है कि दे बिलीव दैट आर्मी विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट रिलेटिव पीस in the country। और वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज आर्मी चीफ ने खुद ही नेगोशिएशन के लिए अपील किया है, वो बात करना चाह रहे हैं एजिटेटर्स के साथ। ये जो जेनजी के कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके साथ भी बात करना चाह रहे हैं। सो आर्मी इज़ रिलेटिवली ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड अ पीसफुल डायलॉग सिनेरियो। और नेपाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आर्मी हैज़ टेकन ओवर। इवन आपको याद होगा जब किंग वॉज द कमांडर इन चीफ 2006 में 19 दिन तक जन आंदोलन चला था, तो तब भी आर्मी रूल नहीं आई थी नेपाल में, व्हेन देयर वाज टोटल कोलैप्स ऑफ सिस्टम दैट टाइम आल्सो। अब ये थोड़ा इससे आगे है अब जो हुआ है, बिकॉज जो हमारे जेनजी के हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, बट सिग्निफिकेंट पॉइंटेड लीडर्स नहीं है। तो ये इनको आर्मी कल से दे आर बीन टच विथ सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जेनजी। सो आर्मी इज ट्राइंग टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, एंड नेपाल में उन्होंने मैच्योर रोल प्ले किया है। अच्छा, एक नाम हमारे सामने आया बलेन शाह का, और जब ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई तो जब सब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर कौन है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या युवाओं का एक ग्रुप आकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसने कॉल किया था, तो ये नाम हमारे सामने आया जो काठमांडू के मेयर हैं। उनका क्या रोल रहा है इस प्रोटेस्ट में, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या सच में इस प्रदर्शन के पीछे उनका नाम है, और अभी वो कहाँ हैं, क्या चल रहा है? तो बालेन जी जो हैं वो इंजीनियरी पढ़ाई किया था उन्होंने, और रैपर भी रह चुके हैं। अच्छा, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा नाम है उनका। बट वो ही बिकेम मैसिवली पॉपुलर आफ्टर ये मेयर का इलेक्शन जो हुआ नेपाल में, और वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो उनका एक लेवल का है और क्रेज है उनका, फेम है, क्रेज भी है, और ये आगे बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। काठमांडू के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट ही इज़ आई थिंक लिटिल बिट न्यू टू अ न्यू कमर इन नेपाल्स पॉलिटिक्स। इसीलिए शायद उन्होंने डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अभी। ये जो जेनजी का नेगोशिएशन हम जो सुन रहे हैं कल रात से, उन्होंने डायरेक्टली आगे सामने आके ही इज़ नॉट नेगोशिएटिंग ऑन देयर बिहाफ। तो अभी मैंने थोड़ा जानकारी भी ली है कि शायद वो नेगोशिएशन के लिए ना आए, बट वी डोंट नो येट, बिकॉज नेपाल में अभी ना दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज़ ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये निषेधाज्ञा जो है, बहुत जगह में कर्फ्यू तो है ही, बट निषेधाज्ञा के कारण ना वो ग्राउंड पे जाके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट हो पा रही है।
और आर्मी का एक था, मैं भूल गई थी आपको जी बताना। बताइए। आर्मी ने अभी ये जो हमारे लीडर्स हैं जिनके ऊपर अटैक हुए हैं उनको भी तो प्रोटेक्शन दिया है, बिकॉज अदरवाइज जो सिचुएशन कल था इट वुड हैव गॉन रियली आउट ऑफ हैंड। तो वहाँ से थोड़ा अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज शायद बालन जी ना आए नेगोशिएशन के लिए, और वो काठमांडू के मेयर के एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है विच इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनका भी कुछ यू नो ही मस्ट ऑल्सो बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रेन कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एज अ मेयर ऑफ द वैली। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, विल हैव टू वेट एंड वॉच। आपकी एक्सपर्टीज़ साउथ एशिया में है और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो टर्मोइल हम देख रहे हैं इस वक्त में, मतलब श्रीलंका में हम देखते हैं, हम बांग्लादेश में देखते हैं, अब नेपाल की बारी है। ये साउथ एशिया में अचानक से ये क्या हो क्या रहा है? मतलब ये क्या लोग जागरूक हो रहे हैं जिस तरह हमने एक बार देखा था कि अरब में रेवोल्यूशन हुआ, क्या वैसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, या फिर ये कुछ इस तरीके का है कि एक आर्टिफिशियल कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है? मतलब लोगों के जहन में ये बहुत सवाल चल रहा है कि क्या भाई जागृत हो गए हैं सब, या फिर क्या चल रहा है? जो पॉलिटिकल चेंजेस तो इन्फ्लुएंस करती हैं, जी। और जैसे बिग पावर्स का इंटरेस्ट रिवॉल्व होता है या चेंज होता है या प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, इंटरेस्ट चेंजेस होते हैं, तो उसमें तो फ़र्क पड़ता ही है। बट इफ़ यू लीव द जियोपॉलिटिक्स असाइड, जिस तरीके से एक एस्पिरेशन है यू नो ऑफ द न्यू जनरेशन इन साउथ एशिया एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया, ये एड्रेस शायद नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। एंड जो स्टबर्ननेस और ये ईगो पॉलिटिक्स जो सीनियर लीडर्स करते हैं, नेपाल से तो यही मैसेज सामने आया है कि यू कैन नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, यू कैन नॉट enjoy power when people are suffering, and so obviously since last few years there have been very distinct trends in South Asia. Some probably motivated because of geopolitical reasons, but by and large it also has a particular country's flavor in it. Although सब ये टाइम पे आ रहे हैं, थोड़ा तो डिफरेंट है। जैसे आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में कितना ऑर्गेनाइज स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो तो 2 दिन के बाद ही उनके स्टूडेंट लीडर्स आगे भी आ गए थे। हमारे जेन ज़ी का जो देखा हमने 2 दिन से प्रोटेस्ट, उसमें तो देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप एट ऑल। बिल्कुल। सो स्पॉन्टेनिटी भी है, एंड इट कम्स फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन। इफ मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। And I've been saying this for a very long time, when political leadership does not understand public grievances, एक level का discontent होगा, उससे street protest ही होंगे, because they don't relinquish power. You cannot have same people ruling a country for 30 years, can you? No, that's not possible. तो एक वो realization भी है, और this generation I feel is more aware. इसीलिए तो जो सोशल मीडिया पे रिलाई कर रहे हैं फॉर टू लेट आउट द ग्रीवेंसेस, वो बंद होगा तो एक आक्रोश तो होगा ही होगा, राइट? बिल्कुल। नेपाल में वो हुआ, एंड इट्स, यू आर राइट, दिस पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रेंड इन दिस थिंग। क्योंकि अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें भी लड़ना चाहिए, ये तो होता ही है। इंटरनेशनल क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस पूरी क्राइसिस पे? मेजर पावर्स की अगर हम बात करें, अमेरिका क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है? अमेरिका अलॉन्ग विद 6 अदर एम्बेसीज जो नेपाल में बेस्ड है, काठमांडू में, उन्होंने कंडेम किया था जो किलिंग्स हुई, और ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करो और पीसफुल डायलॉग में आगे बढ़ो। तो ये उसके अलावा यूएन से आया है, यूनाइटेड नेशन हैज़ अपील्ड फॉर पीस, एंड नेपाल का ओन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले अपील किया था टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड गो फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। फिर यूएन का आया, और 7 एम्बेसी का तो तुरंत ही आ गया था। इंडिया का थोड़ा, आई थिंक कॉशियसली इंडिया इज़ लुकिंग एट सिचुएशन इन नेपाल, बिकॉज मंडे को MEA का स्टेटमेंट जो आया था उसमें वो
इट वाज वेरी इमोशनल स्टेटमेंट। और फिर कल तो मोदी जी ने बोला ही कि कितना हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है नेपाल में, एंड वी आर वॉचिंग द सिचुएशन केयरफुली। ब्यूरोक्रेसी का क्या है? जैसे हम लोग के यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी पर भी बहुत भरोसा नहीं है लोगों का। जब करप्शन वगैरह की बात आती है तो ट्रस्ट नहीं है ना? अधिकारी कई बार नेताओं से भी ज़्यादा करप्ट मालूम पड़ते हैं। क्या है नेपाल की ब्यूरोक्रेसी का, क्या है? यू आर राइट, इवन इन नेपाल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है थोड़ा। मतलब इतना नहीं है कि वो मतलब जितना वो पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे गए वो नहीं है, बट उनको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्ली हैज़ नॉट पेड इज पार्ट वेल। तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई फीलिंग, दैट ये अगर आज बंद नहीं होता काठमांडू में या नेपाल में बाकी सब चीज़, टुडे दे वुड हैव गॉन आफ्टर द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री लाइक द वे दे वेंट आफ्टर पॉलिटिशियंस यस्टरडे, यू नो। और कल भी जैसे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CDO के दे वेंट आफ्टर द CDO क्योंकि शूट का ऑर्डर CDO ऑफिस से ही आया था। They have also gone after Nepal police because police firing तो पार्लियामेंट के बाहर हुआ। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने टारगेट किया, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ उन्होंने डील किया। इससे पहले इन आवर मूवमेंट्स वी डिड नॉट सी दिस काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी फ्रॉम स्टेट एजेंसीज। वो बहुत जल्दी उन्होंने ये शूट का ऑर्डर दिया, एंड वो जो DSP सर पे मारना, छाती पे मारना, डायरेक्ट इन हेड एंड इन चेस्ट। तो और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं। हमें ये भी लगता है कि नंबर ऑफ कैजुअल विल गो अप बिकॉज अभी 22 है। आज फिर भी बहुत सारे इंसिडेंट आज भी हुआ है आउटसाइड काठमांडू भी, हर जगह आपको पता है इट्स बर्निंग, तो ये नंबर आगे जा सकता है। तो सिक्योरिटी एजेंसी मतलब स्पेशली नेपाल पुलिस की तरफ इनका है गुस्सा। और CDO का तो आपको पता ही हालत उन्होंने क्या किया कल। और जो DSP थे उन जिन्होंने ऑर्डर मतलब वो जहाँ पे पार्लियामेंट में शूटिंग हुआ, उनको तो देव किल्ड हिम। इंडिया पर क्या? इंडिया एकदम पड़ोसी सीमा लगी हुई है देश की, क्या असर हो सकता है? अभी जो एकदम शुरुआती हम सुन रहे हैं वो है कि इंडिया के बॉर्डर्स पर पुलिस काफ़ी पेट्रोलिंग ज़्यादा हो गई है, और क्योंकि वहाँ से जो जेल ब्रेक हुआ है उससे ये लगाया जा रहा अनुमान कि हो सकता है कैदी हिंदुस्तान की तरफ आएँ। क्या किस तरीके के चेंजेस आप? इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रेपरकशन हो सकता है। अब आपको पता है हमारा ओपन बॉर्डर सिस्टम है, और स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, UP एंड बिहार, उसके वी हैव डायरेक्ट लिंकेजेस। और बॉर्डर इतना पोरस है कि इंडिया को तो हाईली कंसर्न होना ही है। और इंडिया और नेपाल के संबंध भी बहुत नज़दीक के हैं, वी हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया। और इंडिया को एक सिक्योरिटी एंगल से तो देखते ही हैं फ्रॉम दिल्ली, बट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इसका 2-3 फॉल आउट्स फॉर इंडिया हो सकता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस तो बढ़ेगा ही। बॉर्डर विजिलेंस इन्होंने थोड़ा टाइट किया है। और नेपाल और इंडिया के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका कम्युनिकेशन हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अगर लास्ट 7 years 8 years आप देखें तो उनका इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सॉलिड है। और वो आगे वो शेयर करते हैं। सो मेनी क्रिमिनल्स रन फ्रॉम दिस साइड हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू नेपाल एंड सेम फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। सो दिस कोऑपरेशन मैकेनिज्म इज़ ऑलरेडी देयर, एंड इसको वो थोड़ा अब ज़्यादा टाइट करेंगे 100%। बॉर्डर में बहुत विजिलेंस है। आपको पता है एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड, और नेपाल एयरपोर्ट से तो द नंबर ऑफ फ्लाइट्स कमिंग इनटू इंडिया इज़ वेरी वेरी हाई। तो वहाँ पे वो 100% देख रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हो सकता है। माओइस्ट, यू टेक द माओइस्ट फॉर इंस्टेंस, वो जब नेपाल में सिविल मूवमेंट हुआ था, 10 साल के सिविल मूवमेंट में 7-8 साल तो वो इंडिया में ही थे।
you know, deep linkages are there, people to people linkages, जो आप मिस भी कर सकते हैं, you know, when you are in state authority, because there it's so porous. So maybe this is the reason why India will be very very vigilant, or India will help. मतलब वो तो हेल्प करेंगे ही, ये जो सिचुएशन हो रहा है इंडिया ने, यू नो, इंडिया हैज़ प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल, बिकॉज जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप है उसके कारण तो वो उन्होंने किया है। 1950 से आप देखिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो नेपाल में हुआ है, इंडिया हैज़ हैड सम रोल और द अदर, यू नो, एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल। प्रचंड ने जब वो उनको लेके आए थे, द 12-point agreement was signed in Delhi, जहाँ से हमारा पीस प्रोसेस शुरू हुआ। सो इंडिया कैनॉट बी aloof, and I'm sure India is highly concerned about what is happening in Nepal, because it has direct security implications for the country. अभी जिस तरीके की हालत है नेपाल की, वहाँ पर कुछ महीने पहले हमने ये भी देखा था कि मोनार्की को फिर से सपोर्ट, प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट भी हुए थे, मई इसी साल की बात है। तो क्या ऐसी भी संभावना, मतलब पहला सवाल तो यही है कि अब आगे इसकी क्या संभावना, आपको इस क्राइसिस का की क्या दिशा आपको समझ आ रही है, और क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि प्रो मोनार्की जिस तरीके के मई में प्रोटेस्ट हुए थे, क्या फिर से इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोनार्की फिर से आ जाएगी, क्योंकि जनता को नेताओं में या फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, हासिल नहीं हो पाया। तो जब हासिल ही नहीं हुआ कुछ, तो फिर क्यों भरोसा जताया जाए, फिर किसी पे ट्रस्ट किया जाए, इलेक्शन कराया जाए, उस प्रोसेस में क्यों जाना चाहेंगे नेपाली? तो अभी क्या आपको संभावना आगे दिखती है? और देखिए, एक फैक्शन तो नेपाल में है जो चाहते हैं कि मोनार्की वापस आए, वो तो है ही, दैट्स अ फैक्ट। अभी पिछली बारी हमने देखा कि प्रो मोनार्की मूवमेंट भी हुआ था, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो वांट टू सी मोनार्की इन अ रोल इन नेपाली पॉलिटिक्स, वो तो है। बट अभी ये है कि हमें देखना ये है कि हम ये इंटरिम अरेंजमेंट के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इसका ना दो ही ऑप्शन है। एक, ये जो करंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 2015 का, इसी को बेसिस मान के एक यू नो a kind of interim arrangement can be made, because parliament can still vote to choose a leader who can lead this interim period. वो हुआ कि अभी का संविधान के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं within the legal constitutional framework which is available right now, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। बट जो ये आंदोलन का स्पिरिट है, वो नहीं भी मान सकती है इस बात को। They might want a complete, you know, collapse of the system. ये उन्होंने बोला नहीं है, but they might not agree to stick to this constitution. Then there is a larger problem कि interim government कैसे form होगी, क्योंकि फिर उसके लिए तो option outside of parliament आना पड़ेगा, right? और उसके लिए you need a very acceptable popular face to lead the country, because ये तो it will be very very challenging, you know. So ये जो है, I've spoken to some constitutional experts also, ये जो हमारे experts बोल रहे हैं कि it is better to look for a constitutional solution, या constitution को amend करके आप आगे बढ़ सकते हैं। amendment भी हो सकता है, मतलब अब जैसे आर्टिकल 76 है, उसको अमेंड किया जा सकता है, और जो इश्यूज़ वो लेके आएंगे, जेनजी का जो इश्यूज़ है कि वो क्या चाहते हैं चेंजेस, यू नो, उसको एड्रेस करने के लिए अमेंडमेंट का प्रोसेस में भी जा सकते हैं। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, बट वो जो उनका दे स्टिल, आई थिंक, वेटिंग फॉर देम टू डिफाइन देयर एजेंडा, बिकॉज only on the basis of that negotiation हो सकता है, only on the basis of that एक interim arrangement आ सकती है। So they have the upper hand obviously, you know, because जैसे मैंने आपको बोला, government में मशीनरी तो अब है ही नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं रहा, और just within 24 hours, you know, ये एकदम complete collapse हुआ है नेपाल में। तो डायलॉग प्रोसेस में जाने के लिए दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर एजेंडा, यू नो। फिर आप देखिए कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू वांट टू गो,
और यू वांट अ सोल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। इसके हिसाब से अब आगे बढ़ेगा। बट टू प्रिडिक्ट कि कौन क्या होगा और किस तरफ जाएगा, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट राइट नाउ। जुडिशरी है नेपाल में, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ये सब हाँ एग्जिस्ट हाँ, करता है? कंप्लीटली। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कल उन्होंने कल जला दिया गया। कितना ट्रस्ट है जुडिशरी का, और अभी इस पूरे हालात में वो लोग का क्या टेक है? मतलब अब सुप्रीम कोर्ट जलाया है तो आप सोच सकते हो कि यंग जनरेशन का क्या। बट यू नो वी कैन नॉट से दैट जो एक आक्रोशित क्राउड ने, मॉब भी प्रॉबेबली था उसमें, यू नो, उसने सुप्रीम कोर्ट जलाया तो पूरा जुडिशरी पे विश्वास उठ गया। आप सुशीला जी के नाम ले रहे थे, वो तो फॉर्मर चीफ जस्टिस बिल्कुल है ही। पहली महिला चीफ जस्टिस। थोड़ा कंट्रोवर्सीज हुआ है जुडिशरी को लेके नेपाल में। आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू इट, बट ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लगता कि देयर वाज कंप्लीट डिससैटिस्फैक्शन। द डिससैटिस्फैक्शन वाज एम्ड एट पॉलिटिकल लीडरशिप। इतना सबको आई थिंक इंडिया में भी समझना चाहिए। आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन इन इंडिया ये समझे कि वाई दे आर एजिटेटिंग एंड अगेंस्ट हुम। You know, this is not a protest against democracy, you know. Democracy का तो alternative नहीं है। But वो जो इनका frustration और anger था वो हमारे में भी है कि जो changes हम चाहते हैं वो नहीं हुआ देश में, और ये एड्रेस भी नहीं हो रहे हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि पब्लिक क्या चाह रही है। तो उसको लेके जो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरह था, ये बाहर निकल के आया है। अब इसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। जो ग्रीवेंसेस है तो वो तो अब जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो वो अब ढूंढेंगे या लेके आएंगे आगे, ये इनको बताना पड़ेगा कि कौन से फ्रेमवर्क में दे वांट टू मूव अहेड। देन आई एम श्योर कॉम्प्रोमाइज कैन बी वर्कड आउट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक पत्रकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक ऐसे देश की नागरिक हैं जो अभी इस परिस्थिति में है। मतलब ये कैसी भावना है, या जब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा मुल्क एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, साथ के साथ कि हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब कभी मोनार्की आ जा रही है, कभी एब्सोल्यूट मोनार्की आ रही है, कभी वो पार्लियामेंट के साथ आ रही है, लगातार प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं 1 2 3। उसके बाद क्या अभी आप नेपाल के फ्यूचर को ये देख पाती हैं कि हाँ वहाँ स्टेबिलिटी नज़र आए, या फिर जिस तरीके की ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने देश से, या जिस तरीके की डेमोक्रेसी की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या उसकी होप अभी नज़र आ रही है? थैंक्स टू जेनजी मुझे तो होपफुल लग रहा है। उन्होंने तो इतना बड़ा कदम उठाया है कि आई कुड बी होपफुल, यू नो। आई वॉज डेफिनेटली नॉट होपफुल टिल संडे, यू नो, बट मंडे has been a, you know, eye opener, I think, for a lot of people who are hopeless actually. तो एक opportunity तो आती है when protests happen, you know. और अब आगे कैसे बढ़ेंगे, that is why I'm saying it's very important. Because हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो कि हम wrong decisions ले. We just cannot afford wrong decisions, you know, at this point. And wrong decisions can also be in terms of getting not the right wrong person to lead. ये भी तो हो सकता है, you know, because there's a massive opposition presence in Nepal. Let's not forget that, you know. तो ये जज करना है कि हमारे लिए हम होपफुल होंगे, ऑब्वियसली होंगे, you know, because जो हमारा भी फीलिंग था वो जेनजी ने पोर्ट्रे किया है. So like I'm telling you, you know, we should be thankful to them कि उन्होंने एक रास्ता खोला है, and this is an opportunity for a change, and if right decisions are taken हो सकता है. बिल्कुल. तो but you know, I'll just add one point in this, but at this point the environment is so mournful, you know. मैं खुद बहुत heavy heart लेके यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ. हमारे बहुत innocent बच्चे मरे हैं, and उसका जो repercussion कल हमने देखा, हमारे you know historical buildings have been completely burned down. This is really, you know, very very sad time for Nepal.
नहीं, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें आई वो बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी थी कि ड्रेस में बच्चे हैं उनको गोली मारी गई है, और ये कौन सी हुकूमतें हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। बहरहाल जेंजी के साथ में जो एक इन्वायरमेंट बनता जा रहा था वो ऐसा था कि सीरियस नहीं है, या तमाम सारे सवाल उठते रहते थे कि ये वो डेप्थ नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। इस पूरे नेपाल के जो प्रोटेस्ट है इसके बाद में जो जेंजी को लेकर के एक इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई। हम देखते हैं कि तमाम सारे देशों में हमने देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही जाकर के बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला पाए हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। तो इसी तरीके का हम नेपाल में भी हाल देख रहे हैं। फ़िलहाल जो स्थिति है वो बहुत सही नहीं है। फ्यूचर क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या वहाँ पर होता है, कौन सरकार में आता है, क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांगें मांगी जाती हैं तो कितनी मानी जाएंगी, तो ये सब तो अभी समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने कोशिश की इस पॉडकास्ट में समझने की कि आखिर रियलिटी क्या है। बहुत सारी बातें, र्यूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारी एजेंडाज़ के बीच में हमने कोशिश की कि हम किसी एक्सपर्ट से आपको बताएं कि रियलिटी क्या है। और आकांक्षा जी, आपने बहुत ही अच्छे से सारे जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को ये पसंद आएगा। थैंक यू, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ये जो इंडिया में वो नेपाल का वॉइस थोड़ा दबा होता है जी। और वो रूमर्स और प्रिडिक्शन के ऊपर ही स्टोरियाज बनती है। तो थैंक यू वेरी मच बिकॉज यू कॉलिंग मी, इट्स गिविंग वॉइस टू व्हाट द नेपलीज पीपल। थैंक यू सो मच।